रंगेज बोली सुनकर सारे लोग एकदम हैरान रह गए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक रात के लिए कोई इतना पैसा दे सकता है। वहीं बाकी लोगों के साथ सिया और अमन भी हैरान थे। अमन और जुनैद को भी ऐसा ही लगा कि कार्तिक इतने पैसे सिर्फ एक रात गुजारने के लिए दे रहा है। और उन लोगों ने भी कार्तिक को सवाल या नजरों से देखते हुए कहा कि इतने पैसे देना बहुत घाटे का सौदा है। वहीं सिया ये सोचकर हैरान थी कि सिर्फ उसकी मदद करने के लिए, उसके दोस्त को बचाने के लिए कार्तिक ने इतने ज्यादा पैसों की बोली लगा कैसे दी। कार्तिक के कहने पर जब सिया ऑक्शन स्टेज से अपनी दोस्त को ऊपर प्राइवेट रूम के अंदर लेकर आई तो उन सारे लोगों को अवनी को देख बहुत ज्यादा हैरानी हुई। उस वक्त अवनी को देख ऐसा जैसे वो कोई रोबोट हो, जिसे उठने के लिए कहा जाए तो वो उठ जाएगी और बैठने के लिए कहा जाए तो वो बैठ जाएगी। यहाँ तक कि अगर उसे गाना गाने के लिए कहा जाए तो वो अपना गाना गाकर सुना देगी। आज सिया को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी दोस्त के साथ नहीं बल्कि किसी बहरूपिये के साथ खड़ी हो, जिसकी शक्ल बहुत हद तक उसकी दोस्त अवनी से मिलती है। ना चाहकर भी सबको ऐसा लग रहा था जैसे अवनी जिंदा तो है पर उसकी आत्मा मर चुकी है और वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह उन सबके सामने खड़ी है। ये सब कुछ देखकर उसे पहला डाउट तो ये आया कि हो ना हो इन सब के पीछे पूरे ऑक्शन के मालिक रेहान का हाथ है और ये सब कुछ जानबूझकर वो कर रहा है। कुछ तो ऐसा है जो उन्हें नहीं पता, लेकिन रेहान को अवनी के बारे में कुछ ना कुछ पता जरूर है। इसलिए अमन वहां लोगों से ये कहकर दरवाजे की तरफ मुड़ा ही था कि इस बारे में रेहान से बात करता है कि तभी अचानक से उनके प्राइवेट रूम का दरवाजा बाहर से खुल गया और उस दरवाजे को खोलते हुए रेहान अंदर आ गया। जैसे ही अमन ने रेहान से सवाल किया तो रेहान ने खुद उससे कहा कि इसी बारे में बात करने के लिए वो यहाँ पर आया है। रेहान की बात सुनकर अमन ने बेसब्री दिखाते हुए उससे कहा, तो जल्दी से मुझे बताओ कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। रेहान से बात करते वक्त अमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था पहले से ही, और वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि रेहान इधर उधर की बातें करे। इसलिए उसने सीधे पॉइंट पर आते हुए ये कहा। तभी रेहान ने जो कहा उसे सुनकर सारे लोग एकदम से हैरान रह गए। रेहान ने उन लोगों को बताया, अवनी इस वक्त बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, पर यह सब कुछ मैंने नहीं किया है। जब मेरे क्लाइंट ने इसे यहाँ भेजा था तो उसी वक्त से ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ये अभी है। रेहान की बात सुनकर अमन को बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हुई थी। जिस हिसाब से रेहान ने अभी इन लोगों को बताया था कि उससे ऐसा लग रहा था जैसे उसने ना चाहते हुए भी उन्हें सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें बोल दी हो। अब वहां खड़ा हर एक इंसान ये बात जानना चाहता था कि असल में अवनी के साथ हुआ क्या है और वो क्यों कैसे इस प्रकार की बन गई। तभी कार्तिक ने रेहान से पूछा, क्लाइंट किसकी बात कर रहे हो तुम और कौन है ये? अगर इस वक्त रेहान ने कोई झूठ नहीं बोला तो शायद इस पूरे मामले में उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, पर जब से उसने अपने मुंह से क्लाइंट शब्द बोला तो एक बात पक्की हो गई थी कि रेहान उस क्लाइंट को जानता है और पहले से उससे मिल चुका है। और ये बात भी पक्की थी कि हो ना हो रेहान ये बात जानता था कि वो इंसान कौन है जो अवनी को नीलामी में बेचना चाहता है और उसकी फर्स्ट नाइट को इस तरह से काले बाजार में सबसे छुप कर नीलाम कर रहा है। जैसे ही कार्तिक ने ये सवाल पूछा तो उस वक्त रेहान के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि रेहान उस आदमी के बारे में जानता है जिसने अवनी के साथ ये सब कुछ किया है। पर बहुत सारे ऐसे नियम कायदे होते हैं जिस वजह से उन क्लाइंट्स के बारे में किसी को भी नहीं बताया जाता है, और इसलिए रेहान ने अपने आधे अधूरे शब्दों में कार्तिक से कहा, यंग मास्टर, असल में इस ऑक्शन हाउस के अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है जिनकी वजह से हम लोग हमारे क्लाइंट की आइडेंटिटी आपके सामने रिवील नहीं कर सकते, और ये सवाल पूछकर आप मेरे लिए चीजों को बहुत मुश्किल बना रहे हैं। इस बिजनेस में आने के इतने सालों के बाद भी रेहान अभी तक इसीलिए टिका हुआ था क्योंकि वो इन कामों में बहुत ही ज्यादा ईमानदारी बरतता था। काम भले ही इलीगल था पर उसमें भी उसने ईमानदारी रखी हुई थी, जिसकी वजह से आज 10 सालों के बाद भी वो इस काम को आसानी से कर रहा था और किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि अब कोई भी उसे इस फील्ड से बाहर कर सके। हालांकि ये सब तभी तक था जब वो कार्तिक से नहीं मिला था। जब कार्तिक से मिलने के बाद आगे क्या होता है ये कह पाना मुश्किल था। रेहान की बात सुनकर अमन को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में रेहान से कहा, कैसे बकवास नियम कायदे हैं? मैंने जो पूछा है मुझे उसका जवाब दो। तुम्हारे नियम कायदों से मुझे कोई मतलब नहीं। बिना वजह तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो?
अमन के इस तरह कहने के बावजूद रेहान ने अपना सिर ना में हिला दिया। हालांकि अभी तक उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो एकदम से गायब हो गई और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए एकदम सख्त हो गए थे। रेहान ने अपने चेहरे के सख्त हाव भाव से कहा, यंग मास्टर अमन, आप फिलहाल मेरी बोट के ऊपर खड़े और यहाँ पर आपको मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे। अगर आप अभी भी उस क्लाइंट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस बारे में मैं आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, पर एक बात जरूर ध्यान में रखना, आप मेरी जगह खड़े होकर मेरे बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी भी रेहान जो कुछ भी कह रहा था उसे साफ समझ में आ रहा था कि वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ इन लोगों को धमकी भी दे रहा है कि ये लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे ये लोग कितने भी बड़े यंग मास्टर क्यों ना हो। रेहान का ऐसा सटीक जवाब सुनकर अमन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे तो क्या कहे, पर उसने गुस्से में सिर्फ इतना कहा, तुम। अमन को उस जगह के नियम कायदों के बारे में अच्छे से पता था। अगर कोई इंसान उस ऑक्शन एसोसिएशन में किसी भी चीज को नीलाम करना चाहता है तो वो अपनी पहचान को सबसे छुपाकर ही रखता था और रेहान कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। तभी जुनैद ने एकदम फ्लैट टोन में उससे बातें करते हुए कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम हमें इसके मालिक के बारे में नहीं बताओगे? यहाँ तक कि जब हम तीनों यंग मास्टर एक साथ हैं और हम लोगों को तुम्हारे नियमों की कोई परवाह नहीं। जुनैद के बाद अमन ने भी अपना मुंह बिना सोचे समझे खोलते हुए रेहान से कहा, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि तुम सिर्फ एक मनी माइंडेड आदमी हो जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है। अपना ये मुंह खोलो और अपनी कीमत बताओ। बताओ कौन है इन सब के पीछे और अपनी के साथ ये सब तुमने क्या किया है? बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ऐसे समझो कि इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए तुम पैसे चार्ज कर रहे हो। इतना तो पक्का था कि इन दोनों के कहे हुए शब्द से रेहान को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और ना ही उसे कोई फर्क पड़ रहा था। ये बात सच थी कि रेहान के लिए पैसा ही सब कुछ था, पर उसके लिए ये बात भी डिपेंड करती थी कि ये पैसे उसे किस चीज के लिए मिल रहे हैं। जब अमन और कार्तिक चाहते हैं कि वो इन्हें उस क्लाइंट की इंफॉर्मेशन दे दें, पर रेहान ने अपना मुंह बंद रखा और इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। कार्तिक ने जब रेहान का ऐसा एटीट्यूड देखा तो वो समझ गया कि रेहान और लोगों को एक शब्द भी नहीं बताएगा, और जब उसे पता चला कि रेहान से वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सकता है तो उसने अपना हाथ दिखाते हुए रेहान को वहां से जाने के लिए कहा। जैसे ही रेहान उस प्राइवेट रूम से बाहर चला गया तो अमन ने परेशान होते हुए कार्तिक से पूछा, यंग मास्टर कार्तिक ऐसे कैसे रेहान को जाने दे सकते हैं? कार्तिक समझ गया था कि रेहान कुछ भी नहीं बताने वाला है और रेहान को अच्छे से पता था कि क्लाइंट कौन है, पर फिर भी पैसे ऑफर करने के बावजूद रेहान ने इन लोगों को कुछ नहीं बताया। ये जगह रेहान की थी और पूरे क्रूज का वो मालिक था। अगर यहाँ पर इन 3 यंग मास्टर्स से ज्यादा लोग भी होते तो रेहान की मर्जी के बिना कोई भी उससे कुछ नहीं उगलवा सकता था, बल्कि ये सब कुछ करने से चीजें और ज्यादा बिगड़ जाती थी। और इस वक्त कार्तिक रेहान के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। कार्तिक इतना तो समझ चुका था कि ये रेहान फिलहाल अपने इलाके का शेर है। सबके सामने ये मुस्कुराकर सबसे बातें करता है, पर पीछे से लोगों पर हमला करते वक्त बहुत ही ज्यादा क्रूर हो जाता है। जब कार्तिक ने अमन के ऐसे अजीबोगरीब एक्सप्रेशन देखे तो उसने अपना सिर हिलाते हुए उससे कहा, इसे यहां से भेजने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? आखिरकार रेहान इस पूरे क्रूज का मालिक है और हम लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि अगर हम किसी और की जगह पर उसके नियम कायदों को फॉलो करें बजाय अपनी पावर दिखाने के। वहीं दूसरी तरफ इन बातों पर ध्यान ना देकर सिया लगातार अवनी से बातें करने की कोशिश कर रही थी, इस उम्मीद के साथ कि शायद अवनी पहले वाले रूप में आ जाए और इस तरह से खोखले कंकाल की तरह व्यवहार ना करे। पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सिया उससे क्या बातें कर रही है, क्योंकि अवनी अभी भी अपने उसी रूप में थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी अमन ने अनुमान लगाते हुए सबसे कहा, अवनी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उसे ड्रग दिया हो। क्या तुम लोगों को ऐसा कुछ लग रहा है? अभिनव, जो इस वक्त कार्तिक के गार्ड के तौर पर वहां खड़ा हुआ था, उसने अचानक से कहा, नहीं, ये ड्रग्स का असर नहीं है। अभिनव ने इतने विश्वास के साथ इसीलिए कहा क्योंकि जब से अवनी उस ऑक्शन स्टेज के ऊपर आके खड़ी हुई थी तब से अभिनव लगातार उसे ऑब्जर्व कर रहा था और बाकी लोगों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसीलिए उन लोगों को अवनी का ऐसा करना एकदम से हैरान कर रहा था।
अभिनव की बातें सुनकर कार्तिक ने अपनी भौं को उठाकर उसे सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, अगर ये ड्रग की वजह से नहीं है तो फिर किस वजह से है? कार्तिक भी ये बात जानता था कि बार में ड्रग लेने के बाद लड़कियां किस तरह से बिहेव करने लगती हैं, और कार्तिक ने तो काफी टाइम तक बार में काम किया था, इसलिए उसे अवनी की कंडीशन अभी बिल्कुल 80% वैसी ही लग रही थी। इसलिए कार्तिक पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता था कि किसी न किसी ने जानबूझकर उसे फंसाया है और इसे ड्रग दिया है, जिसकी वजह से ये ऐसा बिहेव कर रही है। हालांकि जब अभिनव ने अमन और कार्तिक दोनों के लगाए हुए अनुमान को खारिज कर दिया तो वो लोग अभिनव की तरफ देखने लगे और शायद ये ही कुछ बता दे। अमन ने फिर से कार्तिक के सवाल को अभिनव के सामने दोहराया और कंफ्यूज होते हुए बोला, अगर अवनी ने ड्रग नहीं लिया है तो फिर इसे हुआ क्या है? क्या किसी ने इसे बहुत बुरी तरह से मारा है जिसकी वजह से ये इस तरह का व्यवहार कर रही है? इस वक्त अवनी की जो हालात थी उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बेवकूफ लड़की है। बस थोड़ा सा डिफरेंस था ये कि वो इस वक्त बिल्कुल चुप थी और सबसे ज्यादा ओबीडियंट बिहेव कर रही थी। कार्तिक को कुछ कहने से पहले अभिनव ने एक बार फिर से बहुत ध्यान से अवनी को और उसकी हालात को ऑब्जर्व किया और उसके बाद कहा, यंग मास्टर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है किसी ने अवनी को हिप्नोटाइज किया है। जैसे ही वहां खड़े लोगों ने अभिनव की बात सुनी, सारे लोग एकदम से हैरान हो गए और एक साथ बोले, हिप्नोटाइज? उन लोगों की बातों में हैरानी भी थी और सवाल भी थे। अब जानना यह है कि क्या अभिनव ने जो कहा है वो सच है, और अगर ये बात सच है तो ये सब कुछ किसने किया और क्यों? चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब अगले एपिसोड में।